हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद बीके में। और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बना हुआ वीडियो है। और इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जो एक टॉपिक है, मानव प्रजनन या मानव का जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यानी अलग अलग परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम मानव प्रजनन तंत्र को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले ऊपर, मानव प्रजनन तंत्र। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे मानव प्रजनन तंत्र या फिर मनुष्य का प्रजनन तंत्र। हम लोग यहाँ हेडिंग बना लेते हैं मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का मनुष्य मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे ये है मनुष्य का प्रजनन तंत्र। और अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या है नहीं है इसके बारे में, प्रजनन तंत्र के विषय में, मनुष्य के विषय में। तो लिखते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसके बारे में लिखते हैं मनुष्य मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है अर्थात नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अर्थात अर्थात नर जनन अंग एवं नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग मादा जनन नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग अलग 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 व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य इन्हीं इन्हीं जनन अंगों के आधार पर इन्हीं जनन अंगों के आधार पर आधार पर इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य का जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने जानकारी ली। तो हम लोग क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जो है एक लिंगी जो है प्राणी है। यानी इसमें जो जनन अंग है वो नर जनन अंग या फिर मादा जनन अंग
ये अलग अलग जो है व्यक्तियों में पाए जाते हैं और इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्यों को जो है पुरुष या फिर नारी हम लोग कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति में पुरुष जनन अंग है वो जो है, या फिर जो है नर जनन अंग है वो पुरुष कहलाते हैं, और फिर जो है जिनमें मादा जनन अंग है वो नारी कहलाते हैं। यानी जनन अंगों के ही आधार पर हम पुरुष या फिर जो है नारी कहते हैं। तो आइए आगे जो चीजें दी गई है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं कि मानव जननांग लगभग 12 वर्ष की आयु में मानव जननांग मानव जननांग जननांग लगभग लगभग 12 वर्ष की आयु में मानव जननांग लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। परिपक्व परिपक्व एवं क्रियाशील क्रियाशील होने लगते हैं। परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। यानी या तो फिर पुरुष हो या फिर वो नारी हो, जो उसके जननांग हैं वो 12 वर्ष की आयु में जो है क्रियाशील होने प्रारंभ हो जाते हैं। और इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में इस अवस्था में इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में बालक बालिकाओं बालक बालिकाओं के शरीर में बालक बालिकाओं के शरीर में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ परिवर्तन होना कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है हो जाता है कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था यह अवस्था किशोरावस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है कहलाती है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि जो मानव है वह एक लिंगी प्राणी है। यानी जो नर जनन अंग है या फिर मादा जनन अंग है वो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और इन्हीं जननांगों के आधार पर जो है हम पुरुष या फिर नारी कहते हैं। तो यहाँ जो जननांग है तो वह या तो फिर पुरुष के हो या फिर वो किसी स्त्री के हो, ये दोनों ही जननांग जो है 12 वर्ष की आयु में क्रियाशील हो जाते हैं। यानी 12 वर्ष की आयु जब वो पूरी करते हैं, या फिर बालक हो या फिर बालिका हो, तो उनमें जनन करने की क्षमता जो है वह विकसित हो जाती है। तो 12 वर्ष की आयु के बाद जो है उनमें उनके शारीरिक ढांचे में एक जो है बदलाव देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। जैसे या तो फिर वो मादा हो गए या फिर
जो है नर हो गए। इनके शारीरिक ढांचों में जो है बदलाव देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे इन लोगों का आवाज जो है वो भारी हो जाता है, यानी आवाज में कर्कश देखने के लिए मिलता है। या फिर कुछ अंगों में जो है बाल जो है निकल आते हैं। फिर जो है चेहरे पे एक अलग सी चमक जो है आने लगती है। तो ये सारी चीजें जो है जब इनके जननांग परिपक्व हो जाते हैं तब ये सारे परिवर्तन जो है देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो बदलाव का जो समय है, जो अवधि है, इस अवधि में इस अवधि को हम लोग जो है किशोरावस्था कहते हैं। यानी इसी किशोरावस्था की अवधि में जो है बालक और बालिकाओं के शरीर में जो है ये सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए अब आगे जो चीजें हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग। आगे हम लोगों का अगला जो हेडिंग होगा वो होगा नर जनन अंग। नर जनन अंग। तो नर जनन अंग को हम लोग समझ लेते हैं। लिखेंगे कि नर जनन अंग में दो वृषण, नर जनन अंग में दो वृषण, दो वृषण, नर जनन अंग में दो वृषण, कौमा कई शुक्र अपवाहिकाएं, कई शुक्र अपवाहिकाएं, अपवाहिकाएं, कई शुक्र अपवाहिकाएं, कई शुक्र अपवाहिकाएं प्रत्येक वृषण से संबद्ध अधिवृषण, प्रत्येक वृषण से संबद्ध प्रत्येक वृषण से संबद्ध अधिवृषण, 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 या फिर हम लोग इसे जो है इपीडीडाइमिस भी कहते हैं। इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, एवं शुक्रवाहिनी, 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 कौमा शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय एवं एक मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग तथा शीशन, तथा तथा शीशन, शीशन एवं कुछ, एवं कुछ सहायक, सहायक ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां होती है। तो अब ये जो हम लोगों ने अभी देखा कि जो नर जनन अंग है वह कई अंगों ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्र वाहिकाएं हो गई। तो ये सारे बहुत सारे ऐसी जनन ग्रंथियां हैं जिनसे मिलकर जो है नर जनन अंग बना हुआ है। तो उन अलग अलग ग्रंथियों का जो फंक्शन है, जो कार्य है,
उसे एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग यदि इसका नोट्स बना रहे होंगे तो आप वीडियो को जो है रोक करके नोट्स बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो हम इसे अभी मिटा देते हैं और फिर आगे जो नर जनन अंग के अलग अलग ग्रंथियां हैं या अलग अलग पार्ट हैं, उनको हम लोग विस्तार से जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं इसको, फिर से एक बार हम आपको याद दिला दूं, फिर लिख देते हैं। नर जनन अंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग हम फिर से बना लेते हैं। नर जनन अंग, नर जनन अंग। तो इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा, वो पहला इसका जो ग्रंथि है, जो पार्ट है, वो है वृषण। वृषण, तो हम लोग इस वृषण के बारे में जो है थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है, नहीं है, क्या इसका फंक्शन है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। वृषण पुरुष का, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, जनन अंग है। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं, क्योंकि क्योंकि नर युग्मक, सॉरी, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक जो जो शुक्राणु, शुक्राणु कहलाते हैं। शुक्राणु को हम लोग इंग्लिश में जो है, शुक्राणु को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पर्म्स। नर युग्मक या शुक्राणु या स्पर्म्स, स्पर्म्स कहलाते हैं, कहलाते हैं, स्पर्म्स कहलाते हैं, इसी में बनते हैं, इसी में बनते हैं, इसी में बनते हैं। तो अब वृषण जो है क्यों जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, या सबसे प्रमुख अंग जो है क्यों है, क्योंकि जो नर युग्मक या फिर जो शुक्राणु है या स्पर्म है पुरुषों में, यह इसी वृषण में जो है इस शुक्राणु का या फिर स्पर्म का जो है निर्माण होता है। इसीलिए जो है यह वृषण जो नर जनन अंग का एक भाग है, ये काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर प्रमुख अंग कहलाता है। तो आगे इसके और फंक्शंस के बारे में हम लोग लिखते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। अंडाकार वृषण होते हैं, होते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं, 2 अंडाकार वृषण होते हैं।
जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच, जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के, जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच एक त्वचा तथा जंघाओं के बीच एक त्वचा तथा एक त्वचा तथा एक त्वचा तथा एक त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं, तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं, थैली में स्थित होते हैं इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश कहते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है वृषण के बारे में पढ़ा समझा कि वृषण क्या है। तो दो अंडाकार जो है रचना है, जो नरजनन अंग का एक भाग है, और यह प्रमुख हो जाता है इसलिए क्योंकि जो शुक्राणु है या स्पर्म है वो यहीं से जो है निर्मित होता है, यहीं पे जो है बनता है। और ये जो दो अंडाकार वृषण है, यह उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में एक त्वचा या फिर पेशी से निर्मित एक थैली में जो है यह स्थित होता है। और जिस थैली में यह स्थित होता है उस थैली को जो है हम लोग वृषण कोश कहते हैं। तो आइए आगे जो दूसरा अंग है, जो दूसरा पार्ट है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वृषण कोश के बाद अधिवृषण को हम लोग समझ लेते हैं कि या फिर जो है शुक्र अपवाहिकाएं। इसके बाद हम लोगों ने शुक्र अपवाहिकाओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। शुक्र अपवाहिकाएं तो इसे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है नहीं है। तो लिखेंगे प्रत्येक वृषण के ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक, प्रत्येक वृषण के ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक प्रत्येक वृषण के ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक के एक आवरण से ढका होता है, के एक आवरण से ढका होता है, एक आवरण से यह जो है ढका होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है।
प्रत्येक वृषण में कई कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। नलिकाएं पाई जाती है। कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। पाई जाती है जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं कहते हैं इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। इन्हीं नलिकाओं में इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का शुक्राणुओं या फिर स्पर्म का विकास होता है। विकास होता है का विकास होता है। तो अब शुक्र अपवाहिकाओं के बारे में हम लोग क्या पढ़ें। तो जो हमारा वृषण होता है वह कई जो है तंतुमय कोशिकाओं से ढका होता है या जो है आवरण से घिरा होता है। और यह जो तंतुमय कोशिका का जो आवरण है वो शुक्र नलिका कहलाता है। और इन्हीं नलिकाओं में जो है जो स्पर्म है या फिर शुक्राणु है उसका विकास होता है। तो अभी हम लोगों ने नलिकाओं के बारे में पढ़ा। अब आगे जो इसका पार्ट है, आगे जो इसका अंग है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आगे हम मिटा करके लिखते हैं। तो हम लोगों ने अभी शुक्र अपवाहिकाओं के बारे में लिखा। तो अब हम इसे मिटा करके आगे जो दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग लिखते हैं। तो वृषण हम लोग लिख चुके, तो वृषण को हम मिटा देते हैं और इसके आगे हम लोग लिखेंगे। तो अब जो है शुक्र अपवाहिकाओं के बाद हम लोगों ने जो है अधिवृषण जो है हम लोगों ने पढ़ा है। तो उससे पहले हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, अधिवृषण वाहिनी। एक हम लोग तीसरा हेडिंग बना लेते हैं, अधिवृषण वाहिनी। अधिवृषण वाहिनी। अधिवृषण वाहिनी। अब जान लेते हैं कि ये अधिवृषण वाहिनी क्या है। इसको समझ लेते हैं हम लोग कि आखिर ये क्या है। तो लिखेंगे हम लोग कि शुक्र जनन नलिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर शुक्र जनन नलिकाएं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, शुक्र जनन
नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं आपस में जुड़कर एक आपस में जुड़कर आपस में जुड़कर एक आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है। एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है। नलिका बनाती है। एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है। कुंडलित नलिका बनाती है जो अधिवृषण वाहिनी कहलाती है। जो अधिवृषण अधिवृषण वाहिनी वाहिनी कहलाती है। जो अधिवृषण वाहिनी कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में। तो चौथा हेडिंग हमारा होगा अधिवृषण। अधिवृषण अधिवृषण इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है। अधिवृषण वाहिनी वृषण वाहिनी अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है। एक लंबी नलिका है। अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई जो अत्यधिक कुंडलित कुंडलित एवं कसी हुई जो अत्यधिक कुंडलित एवं कसी हुई नलिका के रूप में वृषण के नलिका के रूप में वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी होती है। वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी होती है। चिपकी होती है। इस रचना को अधिवृषण या अधिवृषण या इस रचना को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। या एपिडिडाइमिस कहते हैं।
इस रचना को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिकाएं वाहिका अधिवृषण से वृषण से एक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। नामक नलिका निकलती है। नलिका निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। इसी में लिखेंगे निकलती है, फिर आगे लिखेंगे अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। यानी जो शुक्राणु है या जो स्पर्म है वो यहीं पर आकर के इकट्ठा रहती है, जो है संग्रह स्थान है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर इसी भाग में शुक्राणु या स्पर्म इसी भाग में शुक्राणु या स्पर्म परिपक्व तथा सक्रिय होकर परिपक्व तथा सक्रिय होकर परिपक्व तथा सक्रिय होकर होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। निषेचन के योग्य बनते हैं। निषेचन के योग्य बनते हैं। तो ये जो अधिवृषण है, इसी अधिवृषण में जो है शुक्राणुओं का ठहराव होता है, विकास होता है। और यहाँ जो है शुक्राणु परिपक्व होकर या योग्य होकर के जो है निषेचन के लिए यहाँ से जो है डिस्चार्ज होते हैं। तो आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं, यानी यहीं पे जो है ये परिपक्व होते हैं, योग्य होते हैं, निषेचन के योग्य। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो इसका पार्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यदि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, या फिर वीडियो रोक करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो अगला हम लोग लिखते हैं 5वां नंबर जो इसका अंग पार्ट है।
तो अगला जो इसका भाग है उसे हम लोग लिखते हैं, और अगला भाग है शुक्रवाहिका। पचमा होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका के बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या है शुक्रवाहिका नहीं है, इसके विषय में हम लोग लिख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से हम लिखते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख सके। लिखते हैं शुक्रवाहिका। अब दिख रहा होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। इसकी दीवार इसकी दीवार दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। संकुचनशील होती है। इसकी दीवार जो होती है वह मांसल होती है और संकुचनशील होती है। संकुचनशील होती है। दोनों शुक्रवाहिकाएं वृषण के पीछे से दोनों शुक्रवाहिकाएं वाहिकाएं वृषण के पीछे से के पीछे से वृषण के पीछे से वृषण के पीछे से इनके समानांतर आगे बढ़ती है। इनके समानांतर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है। इनके समानांतर आगे बढ़ती है। बढ़ती है तथा आगे यह मूत्र मार्ग तक जाती है। तथा आगे आगे यह मूत्र मार्ग तक जाती है। तथा आगे यह मूत्र मार्ग तक जाती है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली अपनी ओर की मूत्र नली पर एक फंदा बनाकर पर एक फंदा बनाकर फंदा बनाकर पर एक फंदा बनाकर फंदा बनाकर फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है।
मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है। है मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। यहां से ये कुछ नीचे आती है। यहां से ये कुछ नीचे आती है। कुछ नीचे आती है। यहां से ये कुछ नीचे आती है। फिर अपनी ओर की शुक्राशय की नलिका से जुड़कर फिर अपनी ओर की शुक्राशय की नलिका से जुड़कर की नलिका से जुड़कर शुक्राशय की नलिका से जुड़कर जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करती है। एक स्खलन बोलेंगे हम लोग इसे। स्खलन नली का निर्माण करती है। नली का निर्माण करती है। निर्माण करती है। निर्माण करती है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे या अभी जो हम लोग इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग यदि इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिए। तो आगे जो इसका भाग है उसे हम लोग लिखते हैं। इसे हम मिटा देते हैं और आगे के भाग को हम लिखते हैं। तो इसका अगला भाग होगा जो हम लोग लिख लेते हैं। अगला छठा भाग है स्खलन नली। स्खलन नली। स्खलन लिखा हुआ है, स्खलन हम लोग पढ़ेंगे। स्खलन नली। तो लिखते हैं ये दो छोटी नलिकाएं हैं जो ये दो छोटी नलिकाएं हैं। ये दो छोटी नलिकाएं हैं। नलिकाएं हैं जो ये दो छोटी नलिकाएं हैं जो दो छोटी नलिकाएं हैं जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की जो शुक्रवाहिका तथा जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका के जोड़ने से बनती है। शुक्राशय शुक्राशय
कि नलिका के जुड़ने से बनती है, जुड़ने से बनती है। दोनों स्खलन नलियाँ एक पूरा पुरस्थ ग्रंथि दोनों स्खनन नलियाँ नलियाँ दोनों स्खलन नलियाँ एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर एक पुरस्थ ग्रंथि में एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है प्रवेश कर जाती है और प्रवेश कर जाती है और प्रवेश कर जाती है और और पुरस्थ ग्रंथि में दोनों नलियाँ और पुरस्थ ग्रंथि में दोनों नलियाँ दोनों नलियाँ दोनों नलियाँ दोनों नलियाँ मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है मूत्र मार्ग का निर्माण करती है मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। आइए आगे हम लोग जो है मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। मूत्र मार्ग 7वां जो हमारा इसका पार्ट होगा वो होगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग तो इसे हम लोग लिखते हैं कि मूत्र मार्ग क्या है नहीं है। तो यह एक लंबी मांसल नली है। लिखेंगे यह एक लंबी मांसल नली है मांसल नली है नली है यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां इसमें दो सहायक ग्रंथियां इसमें दो सहायक ग्रंथियां इसमें दो सहायक ग्रंथियां पुरास्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि
पुरःस्थ ग्रंथि ग्रंथि या काउपर ग्रंथि काउपर ग्रंथि या काउपर ग्रंथि ग्रंथि की नलिकाएं भी खुलती है। ग्रंथि की नलिकाएं भी खुलती है खुलती है कि नलिकाएं भी खुलती है खुलती है। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। नीचे की ओर बढ़ता है इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है और शीशन के मध्य से होता हुआ और शीशन के मध्य से होता हुआ और शीशन के मध्य से होता हुआ शीशन के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शीशन के मध्य छिद्र मध्य शीशन के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शीशन के सिरे पर छिद्र जनन छिद्र द्वारा सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा मूत्र जनन छिद्र द्वारा जनन छिद्र द्वारा छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। बाहर खुल जाता है। बाहर खुल जाता है बाहर खुल जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर आते हैं। मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर आते हैं। दोनों बाहर आता है। इसी मूत्र मार्ग से जो है मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ा और समझा। अब आगे जो
पार्ट है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए आगे हम लोग लिख लेते हैं अगला जो पार्ट है। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। ये कैमरा अभी जो है थोड़ा सा नीचे इसलिए किया गया है ताकि नीचे जो पार्ट लिखा हुआ था, जो भाग लिखा हुआ है, वो नहीं दिख रहा था। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट अब लेके बना लीजिएगा। तो आगे हम इसे मिटा करके लिखते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं अगला जो पार्ट है वो है सीसन। सीसन के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, बस 1 मिनट का समय आप लोग दीजिए हमें। हाँ, अब ठीक हो गया। तो अब हम लोग जो है सीसन के बारे में लिखते हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था के लिए मैं माफी चाहता हूँ। 8 नंबर जो इसका पार्ट है, जो भाग है, वो हम लोग लिखते हैं सीसन। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या है। तो लिखेंगे कि यह एक मांसल बेलनाकार रचना है। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है। बेलनाकार रचना है। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। जो पुरुष का मैथुन अंग है। अंग है। यह वृषण कोश के सामने यह वृषण कोश के सामने वृषण कोश आपको ध्यान होगा कि वो थैली नुमा रचना है जिसमें वृषण होता है। दोनों वृषण अंडाकार वृषण होते हैं। तो यह वृषण कोश के जो शीर्षण है, यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच कोश के सामने बीचों बीच वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होता है। स्थित होता है। स्थित होता है। स्थित होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। ढका होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। शीशन का शिखर एक ग्लांस कहलाता है। शीशन का लिखेंगे हम लोग आगे इसमें। का शिखर शीशन का शिखर ग्लांस कहलाता है। ग्लांस कहलाता है। शीशन का शिखर ग्लांस कहलाता है। ग्लांस कहलाता है।
ग्लांस के ऊपर का एक त्वचा, एक ढीला आवरण। लिखेंगे ग्लांस के ऊपर का त्वचा का, ग्लांस के ऊपर ऊपर त्वचा का, त्वचा का, ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण, का एक ढीला आवरण, ढीला का एक ढीला आवरण, ढीला यहाँ भी दीर्घिकार होगा, ढीला आवरण, ग्लांस की त्वचा का, ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण प्रिप्यूस कहलाता है। प्रिप्यूस, प्रिप्यूस कहलाता है, कहलाता है, प्रिप्यूस कहलाता है, कहलाता है। लिखेंगे सीसन के ठीक बीच में, सीसन के ठीक बीच से, सीसन के ठीक बीच से, बीच से, सीसन के ठीक बीच से, बीच से मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है, मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है, और जाता है, आगे की ओर जाता है, आगे की ओर जाता है, तथा अंत में सीसन के शिखर पर, तथा अंत में, अंत में सीसन के शिखर पर, के शिखर पर, तथा अंत में सीसन के शिखर पर, शिखर पर एक मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है, एक मूत्र जनन छिद्र द्वारा, छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है, बाहर खुल जाता है। आप लोग इस बार बार छिद्र को मूत्र जनन छिद्र के नाम से आप लोग सुन रहे होंगे, तो इसका कारण यह है कि इसी छिद्र के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है, और जनन में जो है स्पर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इस छिद्र को हम लोग बार बार मूत्र जनन छिद्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाहर खुल जाता है। सीसन का कार्य निषेचन के लिए, सीसन का कार्य, का कार्य निषेचन के लिए, निषेचन के लिए, सीसन का कार्य निषेचन के लिए, निषेचन के लिए, के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना है, शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में, योनि में पहुंचाना है।
पहुंचाना है। यानी इसी शीशन के माध्यम से जो शुक्राणु है वह स्त्री की योनि में पहुंचता है और फिर वहां जाकर के जो है जो शुक्राणु है वो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मानव जनन प्रजनन तंत्र का एक भाग जो था पुरुष जनन तंत्र, या इसको हम लोग नर जनन तंत्र भी बोलते हैं, तो इस नर जनन तंत्र को हम लोगों ने समझा। तो ये मानव प्रजनन तंत्र का पार्ट 1 था ये वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पुरुष या फिर नर जनन तंत्र को समझा। अगला जो पार्ट 2 होगा, जो पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग मादा जनन तंत्र को समझेंगे। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए, समझिए। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और फिर अगला इसका पार्ट जो होगा मादा जनन तंत्र, वो जो है उसे भी जो है लाया जाएगा बहुत जल्दी। तब तक आप लोग इसे देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके मित्र हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उससे उन्हें भी जो है इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो, और वो परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे और उनके ज्ञान में भी जो है वृद्धि हो सके और वो भी परीक्षा में अच्छा कर सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।